रिश्तों में खटास, इसे 36 लाख पर रखें। कंपनी की लागत को नियंत्रण में रखने के लिए एक जगह जहां मैंने कोई अपवाद नहीं रखा, वह था अपना वेतन कम रखना। महीनों के अथक परिश्रम और विकास के बाद और वेतन के रूप में कुछ भी न मिलने के बाद मैंने अपना वेतन बढ़ाने की इच्छा से सिकोया में हर्षजीत सिंह को पत्र लिखा। मेरे वेतन को बढ़ाकर 60 लाख रुपए प्रति वर्ष करने के प्रस्ताव पर मुझे इसे 36 लाख रुपए रखने की सलाह दी गई। यह मेरे लिए पहली वास्तविकता जांच थी कि जहां वीसी खुद वेतन के रूप में लाखों डॉलर लेते हैं, वहीं वे संस्थापकों को उनका हक मिलते देखने से कतराते हैं। यह बिल्कुल विकृत तर्क है जो उनके स्वयं के झूठे विश्वास से प्रेरित है कि पैसा सारी मेहनत करता है और इसलिए वे संस्थापकों के साथ अवैतनिक गुलामों की तरह व्यवहार कर सकते हैं। जनवरी 2020 में सीरीज सी के बंद होने के साथ साथ मुझे सिकोया से जो कुछ मिला वह $3 मिलियन के सेकेंडरी में संस्थापक और ESOP शेयर खरीदने के लिए ईमेल पर एक लिखित प्रतिबद्धता थी, जिसमें से $1 मिलियन बीनेक्स्ट से और $2 मिलियन सिकोया से आने थे। हर्षजीत ने सप्ताहांत में मुझसे वादा किया, सोमवार को मेरी एक निवेश समिति की बैठक है और मैं इसे द्वितीयक मंजूरी दिलाऊंगा। यह सिर्फ एक औपचारिकता है। मैंने हर्षजीत को कॉल करने के लिए बुधवार तक इंतजार किया। जब उसने मुझसे औपचारिक अंग्रेजी में बात करना शुरू किया तो मुझे पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। वहाँ है, हमारे निवेश ढांचे में कुछ समस्या है जिसके कारण हम अपने मौजूदा फंड से अधिक पूंजी नहीं लगा सकते। यह अस्पष्ट असंबद्ध बहाना था। स्पष्टतः मुझसे झूठ बोला जा रहा था, कुछ ऐसा जिसे मैं हल्के में नहीं लेता। आखिरकार सिकोया की ओर से हर्षजीत की प्रतिबद्धता पर ही टेरू सैन ने $1 मिलियन की सेकेंडरी खरीदी थी। इस तथ्य के अलावा कि वे अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हट रहे थे, जो बात मुझे परेशान कर रही थी वह यह थी कि $75 मिलियन के दौर में, जिसमें हर्षजीत ने मुझसे आने वाले सभी निवेशकों को मूल्यांकन के लिए प्रेरित किया था, सिकोया को वैकल्पिक रूप से भी भाग लेने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। बल्कि मुझे यह बताया जाएगा कि मेरी सारी मेहनत के बावजूद उसके वरिष्ठ माध्यमिक के लिए सहमत नहीं हुए थे, या यहाँ तक कि उन्हें यह प्रस्ताव जोखिम भरा लगा था। बेईमान होना और वास्तविक बैंकर शैली में कुछ पुनर्गठन कार्यों की जिम्मेदारी सौंपना मेरी बुद्धि को अपमानित कर रहा था। बाद में उस दिन मेरा हर्षजीत और सिकोया पर से विश्वास उठ गया। न केवल मैंने उसका फोन उठाना बंद कर दिया, बल्कि मैंने भाविक से भी कहा, जिसकी उसी समय शादी हो रही थी और जिसकी शादी के लिए हम सभी भावनगर जा रहे थे, उसे शादी के दौरान मुझसे हर्षजीत के साथ सगाई की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यह प्रकरण स्पष्ट रूप से उनके दुर्भावनापूर्ण इरादे का प्रारंभिक संकेत था। यस बैंक लिमिटेड को मोरेटोरियम के तहत रखा गया। इस घटना से विचलित हुए बिना मैं मार्च 2020 में एक साहसिक कार्य के लिए पुणे में था। हमें अपने ऋण संचालन का नेतृत्व करने के लिए किसी अनुभवी और प्रेरित व्यक्ति की आवश्यकता थी और मैंने बजाज फाइनेंस की सबसे प्रतिष्ठित वरिष्ठ टीम का साक्षात्कार लेने का फैसला किया था। इस टीम के पास न केवल वर्षों का अनुभव था, बल्कि वे करोड़ों वेतन और ESOP भी प्राप्त कर रहे थे और टोनी पुणे में उनकी जीवन शैली अद्भुत थी। मैं पूरी तरह से तैयार था कि उनमें से एक पलटकर मुझसे कहेगा, भाई चारास पी के आया है क्या? क्या आपको नशा हो गया है? हालांकि अपने अनुभव से मैंने सीख लिया था कि बड़ा लक्ष्य रखना महत्वपूर्ण है। दिलचस्प बात यह है कि पूरी टीम ने मेरा साक्षात्कार लिया, या तो साजिश के लिए या शायद अपने स्वयं के बाजार मूल्य का पता लगाने के लिए। इस साहसी व्यक्तिगत कदम के बीच ही मुझे एक बड़ी खबर मिली कि 5 मार्च 2020 तक यस बैंक को 30 दिन की रोक के तहत रखा गया था। बेशक यस बैंक की वित्तीय स्थिति पिछले कुछ समय से नीचे जा रही थी, लेकिन यह अप्रत्याशित था। भारत पे में यस बैंक हमारा भागीदार अधिग्रहण बैंक था
हमारा अधिकांश कैश इन और कैश आउट यस बैंक के चालू खातों के माध्यम से हुआ, क्योंकि हमारे क्यूआर कोड में यस बैंक यूपीआई हैंडल थे। हाल ही में हमने आईसीआईसीआई बैंक के साथ भी समझौता किया है। हमारी वर्तमान स्थिति, जबकि हमारा 70% कारोबार अभी भी यस बैंक क्यूआर कोड पर था, हमारा 30% लेन देन आईसीआईसीआई क्यूआर कोड के माध्यम से हो रहा था। यस बैंक के खाते फ्रीज होने से हमारे 70% क्यूआर ने रातों रात काम करना बंद कर दिया था। भाविक, जो अपने हनीमून के लिए न्यूजीलैंड गए थे, इस पराजय के बीच उसी दिन भारत पहुंचे। हमारी चुनौती यह थी कि सभी क्यूआर को भौतिक रूप से बदलना असंभव था, इसलिए हमें एक तकनीकी समाधान की आवश्यकता थी जिससे आईसीआईसीआई बैंक क्यूआर एक ही हैंडल के माध्यम से चल सकें। भाविक ने अपनी टीम के साथ काम संभाला और 24 घंटे के भीतर यस बैंक के हैंडल से लेकर आईसीआईसीआई बैंक के हैंडल तक सब कुछ बैकएंड में मैप कर दिया गया। फोन पे वालों ने वैसा ही किया और 24 घंटे में लाइव भी आ गए। बेशक वे बड़ी मुसीबत में थे, क्योंकि व्यापारी और उपभोक्ता दोनों तरफ से उनका 100% परिचालन यस बैंक के माध्यम से होता था। एक और साहसी कदम में मैंने इस अवसर का लाभ उठाते हुए वॉलमार्ट बोर्ड को लिखा कि उनके निवेशित फोनपे के प्रतिस्पर्धी के रूप में हमने फोनपे की तुलना में अपने व्यवसाय को जोखिम से मुक्त करने में कहीं अधिक अंतर्दृष्टि का प्रदर्शन किया है और हर दिन उनसे बाजार हिस्सेदारी छीन रहे हैं। मैंने उन्हें फोनपे व्यवसाय के व्यापारिक पक्ष को भारत पे को बेचने का प्रस्ताव भी दिया। साथ ही उन्हें गैर प्रतिस्पर्धा की पेशकश करते हुए कहा कि हम उपभोक्ता पक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। हालांकि यह एक बेशर्म कृत्य की तरह लग सकता है, लेकिन तथ्य यह है कि किसी प्रतिस्पर्धी को प्रस्ताव देने का सबसे अच्छा समय वह है जब वे संकट या संदेह में हों। यदि उन्होंने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता तो उन्हें आज 12% क्लब, पोस्टपे और यूनिटी एसएफबी जैसे मजबूत उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ती। दरअसल फोनपे ने आज तक किसी भी व्यापारी को एक पैसा भी उधार नहीं दिया है। एनबीएफसी लाइसेंस। यस बैंक संकट से बाहर आने के बाद हमें मार्च 2020 में एक और झटका लगा। अब तक अपने ऋण देने के लिए हम एनबीएफसी भागीदारों जैसे लिक्विलोन्स, लेंडेन क्लब, हिंडन और ममता प्रोजेक्ट्स के साथ काम कर रहे थे, जबकि हमने एक कंपनी के रूप में ममता प्रोजेक्ट्स और हिंडन में समय पर अल्पमत इक्विटी ली थी। मैंने रणनीतिक रूप से लेंडेन क्लब और लिक्विलोन्स में निवेश किया था। हालांकि रास्ते में मुझे यह स्पष्ट होता जा रहा था कि हमें अपना स्वयं का उधार लाइसेंस रखने की आवश्यकता है। विनियमित न होना कभी भी वास्तविक दीर्घकालिक विकल्प नहीं था। चुनाव वास्तव में होने की इच्छा के बीच था। भुगतान एग्रीगेटर या ऋणदाता के रूप में विनियमित। चूंकि मूल रूप से हमारा व्यवसाय ऋण देने का था, इसलिए मैं स्पष्ट था कि हमारे पास ऋण देने का लाइसेंस होना चाहिए। इसलिए अगस्त 2019 की शुरुआत में मैंने एनबीएफसी लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी थी और रेजिलिएंट कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक सहायक कंपनी की स्थापना की थी। हालांकि मार्च 2020 में हमें आरबीआई से एक पत्र मिला कि हमारा एनबीएफसी आवेदन वापस कर दिया गया है, अस्वीकृत नहीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि आरबीआई मॉरिशस से बाहर के निवेशकों पर उचित परिश्रम करने में असमर्थ था। मॉरिशस को फरवरी 2020 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। संयोग से मॉरिशस का निवेशक, जिसके कारण हमारा आवेदन वापस कर दिया गया था, सिकोया था। यह हमारे लिए एक निश्चित झटका था और शायद सिकोया के साथ हमारे रिश्ते में दूसरी कील थी। मैंने निराश होने वालों में से नहीं, इस मुद्दे पर काबू पाने का संकल्प लिया। मैं बाहर भी गया और निवेशकों से साहसिक वादा किया कि हमारा एनबीएफसी आवेदन वापस कर दिया गया है, अब मुझे बैंकिंग लाइसेंस मिलेगा। लेकिन इस स्तर पर मुझे थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि कैसे।
बेशक बाद में मैं उस वादे को पूरा करने वाला पूरे भारतीय फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र में एकमात्र संस्थापक बन गया। संकट प्रबंधन कार्यों का सिलसिला उस वर्ष तब तक जारी रहा जब तक कि मार्च 2020 के अंत में देशव्यापी तालाबंदी की घोषणा के साथ पूरे देश ने स्टॉप बटन नहीं दबा दिया। भारत पे के लॉन्च के बाद से हमने महीने दर महीने विकास किया है। अगस्त 2018 के बाद पहली बार अप्रैल 2020 एक असाधारण स्थिति बन गया। हमारे लिए समस्या अतिरंजित थी, क्योंकि न केवल पूरा देश रुका हुआ था बल्कि सरकार ने ऋणों पर रोक की भी पेशकश की थी। हालांकि हमारी राहत की बात यह थी कि हमारी पुरानी किताब बहुत बड़ी नहीं थी, इस तथ्य को देखते हुए कि हमारे पास केवल 1 वर्ष का ऋण संचालन था। हमारा सौभाग्य है कि जैसे ही बाजार खुले, भुगतान के साधन के रूप में यूपीआई में भारी वृद्धि देखी गई, क्योंकि लोग वायरस वाले मुद्रा नोटों का आदान प्रदान करने से सावधान थे। 6 महीनों के लिए सितंबर 2019 से मार्च 2020 तक यूपीआई लेनदेन जो प्रति माह 1.2 बिलियन लेनदेन पर स्थिर हो गया था, अप्रैल 2020 में घटकर 0.9 बिलियन लेनदेन हो गया। लेकिन लॉकडाउन के 1 साल के भीतर यूपीआई लेनदेन 3 गुना बढ़कर 3.6 हो गया। प्रति माह अरबों लेनदेन। कोविड लहर के दौरान कई लोगों के अपने गृहनगर वापस जाने के साथ यूपीआई ने टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी प्रवेश किया। स्पष्ट रूप से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन ने भुगतान पद्धति के रूप में यूपीआई को बड़ा बढ़ावा दिया। इस परिदृश्य को देखते हुए और इस तथ्य को देखते हुए कि हम जमीन पर कारोबार के प्रत्यक्ष दृष्टिकोण वाले एकमात्र ऋण देने वाले खिलाड़ी थे, अब हम अपने ऋण देने के कार्यों को फिर से शुरू कर सकते हैं। अधिकांश अन्य खिलाड़ी वर्ष के अंत तक अपना ऋण परिचालन फिर से शुरू नहीं करेंगे और इससे हमें एक निश्चित लाभ मिला। सुहेल समीर। निरंतर वृद्धि का मतलब था कि किसी ऐसे व्यक्ति की तत्काल आवश्यकता थी जो दिन प्रतिदिन के कार्यों को संभाल सके। अचानक मैंने सुहेल समीर को फोन किया, जिनसे मैं मुख्य व्यवसाय अधिकारी पद के लिए मिला था। हालांकि उस समय वह गोयनका समूह से 15 करोड़ रुपए की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसे मैंने कभी नहीं खरीदा होता। मैंने उसे कार्यालय में बुलाया और जिस व्यक्ति ने मेरा स्वागत किया उसकी दृष्टि उस व्यक्ति से बिल्कुल अलग थी जिससे मैं पहले मिला था। बहुत अधिक वजन कम करने के बाद वह अपने पिछले स्वरूप का एक अंश जैसा दिखने लगा। उन्होंने अब लंबी मौलाना दाढ़ी रख ली, जिससे उनका लुक भी पूरी तरह से बदल गया। वेला बैठा हूँ, मैं बेकार बैठा हूँ, उसने कबूल किया जब मैंने उससे पूछा कि वह इन दिनों क्या कर रहा है। जाहिर तौर पर आरपी संजीव गोयनका समूह से 15 करोड़ रुपए कभी सत्यापित नहीं प्राप्त करने पर उन्होंने संगठन छोड़ दिया था और अब एक नए कार्यभार की तलाश में थे। जैसे जैसे हमारी बातचीत आगे बढ़ी, मैंने उन्हें शानदार ईएसओपी के साथ निश्चित वेतन के रूप में 1.75 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया। मैंने उन्हें समूह अध्यक्ष के रूप में भी नामित किया। मेरा विचार सरल था, जब मैं बड़ी समस्या का समाधान कर रहा था तो मुझे इसे कुशलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए किसी की आवश्यकता थी। मैंने उसे इस तरह से तैनात किया कि सभी सीएक्सओ उसे व्यवसाय निष्पादन के दृष्टिकोण से और मुझे बड़े रणनीतिक, उत्पाद और लोगों के दृष्टिकोण से रिपोर्ट करेंगे। लगभग उसी समय मैंने एक और नियुक्ति की, एक सीएचआरओ जसनीत कौर की, जिसे मुझे रिपोर्ट करना था क्योंकि मैं लोगों के विकास के लिए जिम्मेदार था। ये 2 नियुक्तियां मेरे करियर की 4 सबसे बड़ी नियुक्ति गलतियों में से 2 साबित होंगी। आने वाले महीनों में मैंने सुहेल को कार्यनैतिकता के दृष्टिकोण से उच्च अंक प्राप्त करते हुए पाया। मैं उसे सुबह सुबह काम पर आते और लंबे समय तक बिताते हुए देखता था। वह स्पष्ट रूप से संगठन में लोगों के साथ दोस्ती करने में समय और ऊर्जा खर्च कर रहा था, क्योंकि मैंने सीईओ पद के लिए आशावान कई लोगों को आते देखा था जो उसके शामिल होने को लेकर आशंकित थे।
जबकि वह एक महान प्रशासक थे, मेरी एकमात्र चुनौती थी। वह वास्तव में बड़ी तस्वीर नहीं देख सका या कोई मौलिक विचार प्रस्तुत नहीं कर सका। हालांकि निष्पादन के संदर्भ में मुझे कोई शिकायत नहीं थी। हालांकि उसी समय की एक छोटी सी घटना ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। मुझे भारत पे के मुख्य परिचालन अधिकारी ध्रुव धनराज बहल का फोन आया, जो जसनीत के CHRO के रूप में शामिल होने तक अतिरिक्त रूप से लोगों का काम भी देख रहे थे। उन्होंने मुझे सूचित किया कि उन्हें एक महिला के बारे में एक गुमनाम ईमेल प्राप्त हुआ था जिसे हम सुहेल के ए के रूप में नियुक्त करना चाहते थे। हालांकि उस सुबह ध्रुव को किसी से एक मेल मिला जिसमें कहा गया था कि हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं क्योंकि सुहेल का इस महिला के साथ अफेयर था और वह उन कारणों में से एक थी जिससे उसे RP संजीव गोयन का समूह छोड़ने के लिए कहा गया था। हालांकि मैं उनके द्वारा जाने के लिए कहे जाने की बात सुनकर स्तब्ध था। मेरी स्वाभाविक प्रवृत्ति लोगों को संदेह का लाभ देना है। मैं या तो अब मामले की विस्तार से जांच कर सकता हूं या इस महिला को नौकरी पर नहीं रख सकता। मैंने बाद वाला विकल्प चुना। मुझे याद है कि मैंने सुहेल को फोन करके बताया था कि हमने यही सीखा है और हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं और संबंधित महिला को काम पर नहीं रख रहे हैं। सुहेल ने बात को हंसी में उड़ा दिया और कहा कि अगर हम उसे काम पर नहीं रखते तो ठीक था। हालांकि यह मामला यहीं समाप्त हो गया, लेकिन समय के साथ घटी कई अन्य घटनाओं ने मुझे एहसास दिलाया कि मुझे इस महत्वपूर्ण नियुक्ति में कहीं अधिक सावधान रहना चाहिए था और सीधे अपने पूर्व सहयोगियों से प्रतिक्रिया भी लेनी चाहिए थी। ट्विटर अभियान। जबकि मैं कई रणनीतिक और परिचालन मुद्दों से भरा हुआ था, 2020 की गर्मियों में मैं पाइन लैब्स के CEO अमरीश राव के ट्वीट्स की एक श्रृंखला के साथ जाग गया। ट्वीट में कंपनी का नाम लिए बिना स्पष्ट रूप से भारत पे को निशाना बनाया गया। राव की ट्विटर पर स्पष्ट शिकायत यह थी कि कुछ छोटी फिनटेक कंपनियां अपनी 0% MDR पेशकशों के साथ भारतीय भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर रही हैं। मैंने राव को व्हाट्सएप करके उससे पूछने का फैसला किया कि वह ये ट्वीट क्यों डाल रहा है। उनका जवाब कि हम बाजार को खराब कर रहे हैं और मंत्रालय में ऐसे लोग हैं जो उनके विचार साझा करते हैं, ने मुझे परेशान कर दिया। मिनिस्ट्री की धमकी किसे दे रहे हो? आप मंत्रालय से किसे धमका रहे हैं? मैंने पूछा। उन्होंने जवाब दिया कि मुझे बेहतर पता होना चाहिए और यह एक छिपी हुई धमकी थी जिसे मैंने दयालुता से नहीं लिया। पाइन लैब्स में सिकोया की 70% हिस्सेदारी थी और अमरीश सिकोया के MD शैलेंद्र सिंह के बहुत करीबी माने जाते थे और दोनों सिंगापुर में रहते थे। पाइन लैब्स शैलेंद्र का निवेश था और इसलिए योग्यता की परवाह किए बिना उनकी प्राथमिकता सूची में ऊपर हैं। वास्तव में सिकोया ने पाइन लैब्स को $3 बिलियन से अधिक के मूल्यांकन पर सार्वजनिक करने पर अमरीश को $50 मिलियन का व्यक्तिगत परिणाम देने का आदेश दिया था। यह और बात है कि समय के साथ UPI के उदय के साथ पाइन लैब्स सबसे बड़ी घाटे में से एक बन गई। कार्ड लेनदेन स्थिर हो गया और UPI रेल में क्रेडिट भी जुड़ गया। मैंने सिकोया को स्पष्ट शब्दों में लिखा कि उन्हें कुत्तों को खत्म कर देना चाहिए। इससे शैलेंद्र को गुस्सा आया और उन्होंने मिकी मल्का को फोन करके बताया कि मैं अपने जूतों के लिए बहुत बड़ा होता जा रहा हूं। सिकोया के राजनीतिक चरित्र से सहमत होते हुए मिकी ने मुझे सलाह दी कि मुझे सिकोया को नहीं लिखना चाहिए था और कहा कि वे मेरे स्टॉक को डंप कर सकते हैं। मैंने मिकी को समझाया कि मैं हमेशा अपने काम से काम रख रहा था और जब मुझे निशाना बनाया गया तो मैंने केवल जवाबी कार्रवाई की। हालांकि मिकी का सम्मान करते हुए मैं माफी मांगने के लिए तैयार हो गया। पेयू के जितेंद्र गुप्ता, जो मेरे बोर्ड में थे, ने हस्तक्षेप करने की पेशकश की और मैंने माफी मांगने के लिए सिकोया को फोन किया। हालांकि सिकोया के साथ संबंध बहुत दूर तक चले गए थे
उन्होंने अगस्त 2020 में आयोजित अपने वार्षिक निवेशक सम्मेलन वर्चुअल पिट स्टॉप कार्यक्रम में एक वक्ता के रूप में मेरा नाम काटने का निर्णय भी ले लिया। जिस समय यह पूरा प्रकरण सामने आ रहा था, मिकी ने अपनी अतिरिक्त चिंता सामने रखी कि हम नियामक खेल हार सकते हैं। वास्तव में उनके विनियमन का अधिभार इस तथ्य से आया था कि रिबिट ने अमेरिका में रॉबिनहुड नामक फिनटेक में निवेश किया था और उसे बहुत नुकसान हुआ था। प्रसिद्ध मध्ययुगीन डाकू के नाम पर, जिसने अमीरों से लिया और गरीबों को दे दिया, रॉबिनहुड ने वित्त का लोकतंत्रीकरण करने की योजना बनाई थी, लेकिन चीजें उस तरह से नहीं हुई। कंपनी कई महीनों तक ठप रही थी जब फेड ने उपभोक्ता जमा लेने के लिए उन पर कड़ी कार्रवाई की थी। हमारे मामले में, जबकि हमारा एनबीएफसी लाइसेंस नहीं आया था, ऐसे बहुत से लोग थे जो हमारे नवोन्मेषी और सफल P2P निवेश व्यवसाय के बारे में आरबीआई पर सवाल उठा रहे थे। जबकि कुछ प्रतियोगी स्वयं इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रौद्योगिकी में नवाचार नहीं कर सके, दूसरों को अपने अनुपालनकर्ताओं को आगे बढ़ने के लिए मनाने में संघर्ष करना पड़ा और इसलिए लोगों को नीचे खींचने के लिए केकड़े की मानसिकता के आगे झुकना पड़ा। यह स्पष्ट था कि हमें बैंकिंग लाइसेंस की ओर बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हमारे प्रस्ताव बाजार में तेजी से बढ़ रहे थे। मुझे एहसास हुआ कि जब तक मेरे पास लाइसेंस था, मुझे एक विश्वसनीय की आवश्यकता थी। आरबीआई के साथ संपर्क स्थापित करना और उन्हें बैंकिंग की सही तस्वीर पेश करना। हमारे उत्पाद, न कि वह कहानी जो हमारी प्रतिस्पर्धा बेच रही थी। यह इस पर था। उस समय मैं हमारे बोर्ड में आने के लिए केवल हांडा के पास पहुंचा। उनकी पत्नी के माता पिता और मेरे दादा दादी अच्छे दोस्त थे। केवल का कॉरपोरेट करियर शानदार रहा था। फाइजर के वित्त निदेशक के रूप में उन्होंने नकली दवाएं बनाने वाली कई फैक्ट्रियों पर लगाम लगाई थी। इतना कि माफिया ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। समय रहते मिली मदद से उसे बचा लिया गया। बाद में वह फाइजर इंडिया के एमडी बनने वाले पहले भारतीय के पद तक पहुंचे। फाइजर से सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और इस तरह केवल हमारे साथ जुड़ गया। जबकि मैं आरबीआई के साथ बातचीत के लिए सभी डेटा तैयार करूंगा, हमारी ओर से बातचीत का नेतृत्व करने के लिए उनके कद के किसी व्यक्ति को देखकर नियामक के सहज स्तर और ग्रहणशीलता में एक बड़ा बदलाव आया। कुछ असफलताओं के बावजूद हमने सीरीज डी फंडिंग राउंड में $900 मिलियन के पोस्टमनी वैल्यूएशन पर $108 मिलियन, $90 मिलियन प्राथमिक प्लस $18 मिलियन सेकेंडरी जुटाकर एक बार फिर खुशी के साथ वर्ष का अंत किया। एक आंतरिक दौर जिसमें मजबूत भागीदारी देखी गई मौजूदा निवेशकों द्वारा, निश्चित रूप से बिना सिकोया। मैं जानबूझकर कुछ कारणों से इस समय यूनिकॉर्न क्लब में नहीं जाना चाहता था। सबसे पहले, मेरे पास सीरीज सी से पूरे $75 मिलियन अछूते पड़े थे और हाथ में $165 मिलियन नकद होने के कारण मेरे पास अत्यधिक पूंजी थी। बैंकिंग लाइसेंस के लिए बातचीत के साथ मुझे यकीन था कि हमारे हाथ में नकदी होने से आरबीआई हमें अधिक विश्वसनीयता के साथ देखने के लिए मजबूर होगा। दूसरे, यूनिकॉर्न क्लब में न होने के कारण हम तथाकथित बिजनेस पत्रकारों के कुछ अनुचित ध्यान से बच सकते थे, जिनका पूर्णकालिक काम अब नए बने यूनिकॉर्न का उपहास करना और उनकी खिंचाई करना था। जबकि हमने इस फंडिंग का एक हिस्सा प्राथमिक शेयर बिक्री के माध्यम से जुटाया, बाकी एक द्वितीयक शेयर के माध्यम से था जिसने एंजेल निवेशकों के साथ साथ ESOP धारकों को बाहर निकलने की पेशकश की। हाँ, मैंने सीरीज डी द्वारा ही उन लोगों को $18 मिलियन का नकद रिटर्न दिया, जिन्होंने शुरुआत में 0.3 मिलियन का निवेश किया था, और उनमें से कुछ के पास अभी भी भारत पे में $multi-million इक्विटी हिस्सेदारी है, क्योंकि यह भारत में एंजेल निवेशकों के लिए सबसे अच्छा निवेश बन गया है। कार विचित्र।
दूसरे दौर की बात करें तो एक विचित्र कहानी क्रम में है। हम में से जिन लोगों ने आईआईटी दिल्ली से स्नातक किया था, उनके लिए जोमेटो के संस्थापक और स्टार्टअप स्पेस के पोस्टर बॉय दीपिंदर गोयल एक आदर्श थे। वास्तव में चीजों के स्टार्टअप कालक्रम में दीपिंदर ने जोमेटो की स्थापना की थी, जहां अलबिंदर ने शाखा खोली और ग्रोफ्स की स्थापना की, और फिर मैंने भारत पे शुरू करने के लिए ग्रोफ्स को छोड़ दिया। स्टार्टअप वंशावली के संदर्भ में इसलिए दीपिंदर दादा हैं, जबकि मैं उनका पोता हूं। दीपिंदर, अलबिंदर और मुझ में एक समान जुनून है, वह है बड़ी कारों के प्रति हमारा प्यार। यह संभवतः एक पंजाबी विशेषता है, खासकर दिल्ली चंडीगढ़ NH1 बेट की। जब अलबिंदर दूसरी बार बाहर निकले तो मैंने उन्हें और सौरभ कुमार को रेंज रोवर्स खरीदते देखा था। मुझे यह भी पता था कि दीपिंदर ने हर सेकेंडरी के तुरंत बाद एक नई कार खरीदी थी। वास्तव में जब मैं ग्रोफर्स में था, दीपिंदर अपनी BMW Z4 बेच रहा था और अलबिंदर ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं इसे खरीदना चाहता हूं। जब मैं इस प्रस्ताव से उत्साहित था तो पता चला कि दीपिंदर ने एक बिल्कुल नई पोर्शे खरीदने के लिए अपनी Z4 का सौदा किया था। मैंने उस समय खुद से वादा किया था कि जब भी मैं सेकेंडरी करूंगा तो खुद को एक कार भी गिफ्ट करूंगा। वादे के अनुरूप भारत पे पर अपनी पहली $1 मिलियन की सेकेंडरी मिलने से ठीक पहले मैंने एक सेकंड हैंड मर्सिडीज बेंज GLS एक 7 सीटर SUV खरीदी। मुझे यह कहानी सुनाई गई कि झारखंड नंबर 0005 वाली यह कार पहले MS चलाता था। धोनी उस रियल एस्टेट कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे जिसके मालिक थे। एक ऐसी कहानी जिसे मैंने सत्यापित करने की कभी परवाह नहीं की। इस कार को खरीदने के बाद मेरे मन में अंधविश्वास की सीमा तक एक विचित्रता घर कर गई थी कि फंडिंग राउंड तभी बंद होगा जब मैं राउंड से पहले एक कार खरीदूंगा। यह सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यह काफी हद तक वैसा ही है जैसे आप भारत के मैच में भ्रमित होकर खड़े रहते हैं, अपनी स्थिति बदलने को तैयार नहीं होते, जिसके बारे में आपको लगता है कि खेल में भारत ने स्कोर बनाया है। इसलिए भारत पे में अपने कार्यकाल के दौरान मैंने जो 3 कारें खरीदी, उनमें से प्रत्येक को सेकेंडरी राउंड समाप्त होने से पहले और वास्तव में मेरे बैंक खाते में कोई पैसा आने से पहले खरीदा गया था। मेबैक पंजीकरण संख्या 0007 के साथ सीरीज D से ठीक पहले आया था और पोर्श 718 के मैन पंजीकरण संख्या 7180 के साथ सीरीज E से ठीक पहले खरीदा गया था। मेरी सभी कारें पूर्व स्वामित्व वाली हैं, पैसे के लिए अधिक मूल्य और एक टीटोटलर के रूप में शराब पर मेरी बचत से वित्त पोषित होती हैं। तो अब आप फैंसी कारें रखने का नुस्खा जान गए हैं। शराब न पिएं या धूम्रपान न करें।